नमस्ते। कभी सोचा है कि एक ऐसी कौन सी अनदेखी शक्ति है जो हमें जमीन से बांध कर रखती है, चार्ल्ड को आसमान में अपनी जगह पर टिकाए रखती है और ये भी तय करती है कि इतना विशाल भारी भरकम जहाज समुद्र पर कैसे तैरता है। आज हम उसी शक्ति को समझने वाले हैं, गुरुत्वाकर्षण। ये कहानी एक मामूली से सेब से शुरू होगी, पर हमें ब्रह्मांड के सबसे गहरे राजों तक ले जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है आइजैक न्यूटन और उस बेहद मशहूर सेब से। कहते हैं कि जब एक सेब उनके पास गिरा तो वो सिर्फ एक फल का गिरना नहीं था। नहीं, वो एक ऐसे क्रांतिकारी आइडिया का जन्म था जो साइंस की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। और इसी एक साधारण से घटना ने न्यूटन के दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने सोचा कि अगर पृथ्वी में एक छोटे से सेब को नीचे खींचने की ताकत है, तो क्या वही ताकत आसमान में तैरते उस विशाल चांद को अपनी ओर नहीं खींच रही होगी? क्या जमीन और आसमान पर एक ही नियम काम करता है? बस इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए चलिए सेब और चंद्रमा के बीच के इस अनदेखे कनेक्शन को समझते हैं। ये दोनों देखने में तो कितने अलग हैं, है ना? पर जैसा कि न्यूटन ने पता लगाया, ये असल में एक ही कहानी के दो किरदार हैं। और यही न्यूटन की सबसे बड़ी खोज थी। उन्होंने ये महसूस किया कि जो बल सेब को जमीन पर खींच रहा है, ठीक वही बल, वही अनदेखी शक्ति चांद को पृथ्वी के चारों ओर घूमने पर मजबूर कर रही है। मतलब एक ही बल जो हर जगह हर चीज पर काम करता है। और इसी को नाम दिया गया गुरुत्वाकर्षण बल। ये जो एहसास था ना, ये सिर्फ सेब और चांद तक सीमित नहीं था। ये एक ऐसे यूनिवर्सल रूल की खोज थी जो ब्रह्मांड की हर चीज पर लागू होता है, एक छोटे से धूल के कण से लेकर बड़ी बड़ी आकाश गंगाओं तक। तो आखिर है क्या ये नियम? तो इससे ही कहते हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम। हाँ, मुझे पता है सुनने में ये थोड़ा भारी भरकम लगता है ना? पर इसका आइडिया बहुत ही सिंपल है। बस इतना समझ लीजिए, जिस भी चीज में जितना ज्यादा द्रव्यमान यानी मास होता है, वो उतना ही जोर से खींचती है। और जैसे जैसे दो चीजों के बीच दूरी बढ़ती जाती है, ये खिंचाव भी तेजी से, बहुत तेजी से कमजोर पड़ने लगता है। यहाँ सबसे मजेदार हिस्सा है दूरी का वर्ग वाला नियम। इसका मतलब ये है कि अगर दो चीजों के बीच की दूरी दुगनी हो जाए, तो गुरुत्वाकर्षण बल सिर्फ आधा नहीं होता, नहीं, वो 1/4 रह जाता है। और अगर दूरी 6 गुना बढ़ा दी जाए, तो बल 36 गुना कम हो जाता है। इससे पता चलता है कि दूरी बढ़ने पर ग्रेविटी का असर कितनी तेजी से घटता है। तो इस एक अकेले नियम की इतनी अहमियत क्यों है? अरे, ये हमारे पूरे ब्रह्मांड का आर्किटेक्ट है। यही वो बल है जो हमें पृथ्वी से चिपकाए रखता है। यही चांद और बाकी ग्रहों को उनके ऑर्बिट में घुमाता है। और हाँ, समंदर में जो ज्वार भाटा आता है, वो भी इसी की वजह से है। हमारे आसपास होने वाली लगभग हर बड़ी घटना इसी एक नियम से जुड़ी हुई है। अच्छा, हमने बड़ी लेवल पर तो गुरुत्वाकर्षण को देख लिया, पर यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे काम करता है? इसका सबसे सीधा साधा अनुभव है मुक्त पतन, यानी कि फ्री फॉल। जब भी कोई चीज सिर्फ और सिर्फ गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव की वजह से नीचे गिरती है, तो हम कहते हैं कि वो मुक्त पतन में है या फ्री फॉल में है। और जब कोई चीज गिरती है, तो उसकी स्पीड लगातार बढ़ती जाती है। इसी को हम त्वरण या एक्सेलरेशन कहते हैं। और पता है, पृथ्वी की सतह के पास इस एक्सेलरेशन की एक फिक्स्ड वैल्यू है। ये है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसका मतलब समझिए। इसका मतलब ये है कि कोई भी गिरती हुई चीज हर सेकंड, जी हाँ, हर एक सेकंड अपनी स्पीड में 9.8 मीटर प्रति सेकंड जोड़ती जाती है। सोचिए, यही है गुरुत्वाकर्षण की रफ्तार। और यहीं पर गुरुत्वाकर्षण का एक सबसे हैरान करने वाला सच सामने आता है। अगर हम हवा के रुकावट को हटा दें, मतलब एक वैक्यूम में, तो एक भारी पत्थर और कागज का एक हल्का सा टुकड़ा दोनों एक ही स्पीड से नीचे गिरेंगे, बिल्कुल साथ साथ। ऐसा इसलिए क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का त्वरण इस बात पर निर्भर नहीं करता कि चीज कितनी भारी है। हमारी दुनिया में तो बस हवा की वजह से कागज धीमा हो जाता है। ये आइडिया कि त्वरण द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, हमें कुछ और जरूरी कॉन्सेप्ट्स की तरफ ले जाता है। गुरुत्वाकर्षण को और गहराई से समझने के लिए हमें द्रव्यमान, भार और ऑर्बिट्स के बीच के रिश्ते को समझना ही होगा। यहाँ एक बहुत ही जरूरी फर्क समझना है। द्रव्यमान
यानी मास किसी चीज में मौजूद पदार्थ की कुल मात्रा है और ये कभी नहीं बदलता, चाहे कोई पृथ्वी पर हो, चांद पर हो या गहरे अंतरिक्ष में। वहीं दूसरी तरफ भार यानी वेट उस चीज पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण का जोर है। इसीलिए किसी का भार जगह बदलने पर बदल सकता है, लेकिन उसका द्रव्यमान हमेशा वही का वही रहता है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है चांद। देखिए, चंद्रमा का मास और गुरुत्वाकर्षण दोनों पृथ्वी से काफी कम है। इसका नतीजा, चांद पर किसी भी चीज का वजन पृथ्वी पर उसके वजन का सिर्फ छठा हिस्सा होता है, पर उसका द्रव्यमान वो बिल्कुल नहीं बदलता। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर पृथ्वी चांद को लगातार खींच रही है तो वो आकर हमसे टकरा क्यों नहीं जाता? यहीं पर ऑर्बिट का जादू काम आता है। देखिए, चांद अपनी स्पीड की वजह से सीधा आगे जाना चाहता है, लेकिन पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उसे लगातार अंदर की तरफ खींचता रहता है। तो ये जो आगे बढ़ने की चाहत और अंदर की तरफ खिंचाव है, इसी के संतुलन से एक पक्का रास्ता बन जाता है जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे धागे से बंधा पत्थर घुमाने पर वो हाथ के चारों ओर घूमता रहता है। अभी तक हमने गुरुत्वाकर्षण को एक ऐसे बल की तरह देखा जो चीजों को नीचे खींचता है, पर तब क्या होता है जब कोई दूसरा बल गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ काम करने लगे? ये हमें एक बिल्कुल नए सवाल पर लाता है। कोई चीज पानी में तैरती क्यों है और कोई डूब क्यों जाती है? इसका जवाब भी इन्हीं बलों के संतुलन में छिपा है। इसको समझने के लिए पहले हमें दाब यानी प्रेशर को समझना होगा। प्रेशर का मतलब है कि कोई बल कितनी जगह पर लग रहा है। एक उदाहरण लेते हैं। जब कोई ढीली रेत पर खड़ा होता है तो पैर धंस जाते हैं, लेकिन अगर वही इंसान लेट जाए तो वो उतना नहीं धंसता। अब बल तो उतना ही है, शरीर का वजन, लेकिन लेटने पर वो ज्यादा जगह में फैल गया जिससे प्रेशर कम हो गया। ठीक इसी तरह जब किसी चीज को पानी जैसे तरल में डुबोया जाता है तो वो तरल उस पे ऊपर की तरफ एक धक्का मारता है। इसी ऊपर की तरफ लगने वाले बल को उत्प्लावन बल या बॉयंट फोर्स कहते हैं, और यही वो वजह है कि पानी के अंदर कोई भी चीज हमें अपने असली वजन से थोड़ी हल्की महसूस होती है। तो कोई चीज तैरेगी या डूबेगी, ये फैसला दो बलों की लड़ाई पर टिका है। नीचे की तरफ खींचता गुरुत्वाकर्षण यानी उसका वजन, और ऊपर की तरफ धकेलता उत्प्लावन बल। और इस लड़ाई का नतीजा तय होता है घनत्व यानी डेंसिटी से। जैसे कॉर्क की डेंसिटी पानी से कम होती है इसलिए वो तैरता है, और लोहे की कील की डेंसिटी पानी से ज्यादा होती है तो वो डूब जाती है। तो तैरने का नियम असल में बहुत ही सिंपल है। अगर किसी चीज की डेंसिटी पानी से कम है तो वो तैरेगी, और अगर ज्यादा है तो जाहिर है डूब जाएगी। और बस यहीं पर उस बड़ी पहेली का जवाब छिपा है कि भाई लोहे की कील तो फट से डूब जाती है, लेकिन लोहे से बना इतना बड़ा, इतना भारी जहाज कैसे तैरता रहता है? वो इसलिए क्योंकि जहाज सिर्फ ठोस लोहा नहीं है, उसके अंदर बहुत सारी खाली जगह होती है जिसमें हवा भरी होती है, और इसी वजह से जहाज की जो एवरेज डेंसिटी है वो पानी से कम हो जाती है और वो तैरने लगता है। तो देखा, एक सेब के गिरने से शुरू हुआ हमारा सफर हमें ग्रहों की चाल से लेकर जहाजों के तैरने तक ले आया। यही तो विज्ञान की खूबसूरती है। एक छोटा सा सवाल हमें ब्रह्मांड को चलाने वाले नियमों तक पहुंचा सकता है। अगली बार जब कोई चीज गिरते हुए देखें या पानी पर तैरते हुए, तो याद रखिएगा कि आंखों के सामने बलों का एक अदृश्य खेल चल रहा है। सवाल ये है कि ऐसे और कितने अनदेखे नियम हैं जो हमारी दुनिया को चला रहे हैं और बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।